नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज हम अमृता प्रीतम की कहानियों में से एक कहानी है पिंजर, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और उनके जीवन पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। जीवन की चर्चा 2-4 लाइन की है और कहानी में अच्छी तरह से सुनाऊंगी। आशा है आपको अच्छी लगेगी। तो अमृता प्रीतम का जो उपन्यास है पिंजर, भारतीय साहित्य का एक अमूल्य रत्न है जो विभाजन के दौरान मानव जीवन में आए संघर्ष, सामाजिक असमानता और महिलाओं की स्थिति को केंद्र में रखता है। यह कहानी न केवल विभाजन की त्रासदी का चित्रण करता है बल्कि एक स्त्री के मानसिकता और भावनात्मक उतार चढ़ाव को भी बखूबी उजागर करती है उपन्यास। तो पिंजर की कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? पिंजर की कहानी 1947 के भारत पाक विभाजन के समय की है और जब सांप्रदायिक दंगे और सामूहिक हिंसा अपने चरम पर थे। उस समय महिलाओं के अपहरण, बलात्कार और उनके जीवन पर समाज की कठोर धारणाएं आम बात थी। कि कहते हैं ना कि सारी जिम्मेदारी औरतों पे लाद दो। घर के पुरुष चाहे जो कर ले, लेकिन स्त्रियों को समाज की मर्यादा, घर की मर्यादा, रीति रिवाज, धर्म, संस्कार सब उससे ही निभाने होते हैं। उससे ही सारी प्रतिष्ठा परिवार की, कुल की, गांव की, देश की जुड़ जाती है। ऐसा कम बेसी अभी भी है, लेकिन अब स्त्रियों ने इसका विरोध करना शुरू किया है कि जितनी जिम्मेदारी उसकी है उतनी ही जिम्मेदारी घर के पुरुषों की है, चाहे वह भाई हो, पिता हो या पति हो या बेटा हो। ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारियां स्त्री की हैं और उन्हें ही धर्म निभाते निभाते जिंदगी का अंत हो जाना है और पुरुष अपनी जो जन्मजात आज़ादी है उसे वह अपनाए रखे। तो जितनी मर्यादा की हानि स्त्रियों के कुछ गलत काम से हो सकता है, उतनी ही मर्यादा की हानि पुरुष के भी गलत काम करने से होता है। और मान लीजिए पुरुष के साथ भी अगर परेशानी होती है तो वह उतना ही तकलीफदेह है जितना कि स्त्रियों के साथ परेशानी होने से होती है और होनी भी चाहिए। समानता का अधिकार है सबको, बराबर दर्जा दिया गया है स्त्री पुरुष को, तो दोनों की जिम्मेदारी आती है और दोनों को निभाना चाहिए। किसी एक पर सारी जिम्मेदारी डालकर आप फ्री नहीं हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जितनी मर्यादा और परंपरा की जो सीमा रेखा है वह सिर्फ स्त्रियों को ही बांधने के लिए है। अच्छा करना स्वविवेक का काम है और इतनी समझदारी और इतनी शिक्षा स्त्रियों में होनी चाहिए और घर की बेटियों को इतनी शिक्षा दिलवानी चाहिए कि वह अपना अच्छा बुरा सोच सकें। तो सांप्रदायिक दंगे थे और सामूहिक हिंसा बहुत ज़्यादा थी उस समय जब देश का विभाजन हो रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। उस समय महिलाओं के अपहरण और उन पर जोर जबरदस्ती और उनके जीवन पर समाज की कठोर पाबंदी, धारणाएं अच्छे बुरे की सब उन्हीं पर थी। अब ये उपन्यास जो है एक महिला के दृष्टिकोण से समाज, धर्म और परंपराओं पर सवाल उठाता है। सवाल तो उठेगा ही कि सारी जिम्मेदारी स्त्रियों की क्यों? घर भी संभालना है, बच्चे भी पैदा करना है, मर्यादा में भी रहना है, कुछ हो जाए तो दोष उन्हीं को देना है। यह सवाल अमृता प्रीतम ने उठाया है, बहुत बार बहुत सारे उपन्यासों में उठाया है और इसे देखने की, इसे पढ़ने की ज़रूरत है समाज के पुरुषों को भी, और उन्हें बराबर का दर्जा अपनी बहनों, माताओं और पत्नी, मित्र सबको बराबर देने का है। कभी भी तौहीन नहीं करनी चाहिए किसी की, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे घर की वह कोई भी महिला हो। मुख्य पात्र और प्रारंभिक परिचय है इसका। कहानी की नायिका पूर्व एक हिंदू लड़की है जो अपने माता पिता, भाई और परिवार के साथ एक शांत और साधारण जीवन व्यतीत करती है। उसका विवाह रामचंद्र नामक एक युवक से तय हो गया है और वह अपने भविष्य के सपनों में खोई रहती है। विवाह होगा, कम उम्र में विवाह भी हो जाता था, तो वह उसे सपने ही देखने थे। शिक्षा का समुचित
उपाय नहीं था, लड़कियां बाहर निकल नहीं सकती थी, उन पर ज़बरदस्ती हो सकती थी, उनका अपहरण हो सकता था, इसलिए घर के अंदर रहती थी, घर के कामों को सीखती थी और बहुत ज़्यादा हुआ तो अपने खेतों से सब्जियां तोड़ कर लाना, गन्ने लेके आना, यह सब उनका काम रहता था। और अपनी ही 2-3 बहनों में सखियों सा बिहेव रहता था, ना किसी के घर आना, ना किसी के घर जाना। यह उनकी सुरक्षा के दृष्टि से इतनी पाबंदी उन पर होती थी। पुरो का एक दिन अपहरण हो जाता है, वह खेत जाती है, माँ बोलती है उसको कि तुम सब्जी कुछ नहीं है, जाओ बारी से तोड़ के ले आओ। बारी हम लोग कहते हैं जहाँ सब्जियाँ उगती हैं, खेतों में ही उगती है, लेकिन खेत और बारी में क्या अंतर है? बारी बिल्कुल मैदान की तरह होता है और जिसमें पानी कम टिकता है, और खेत जिसमें बहुत ज़्यादा पानी टिक सकता है, उसमें धान और गेहूँ जैसी फसलें उगाई जाती हैं, और बारी में हम लोग सब्जियां उगाते हैं। तो सब्जी लाने गई पुरो और उसका अपहरण हो जाता है। पुरो का जीवन अचानक बदल जाता है जब एक मुस्लिम युवक रशीद उसे अगवा कर लेता है। रशीद की इस हरकत के पीछे उसके परिवार का पुराना बदला था। पहले पड़ोस-पड़ोस में रहते थे और एक समय में कभी पुरो के किसी चाचा ने या किसी पुराने रिश्तेदार ने रशीद की बुआ या किसी का अपहरण कर लिया था, और जिसके कारण रशीद के परिवार को बहुत अपमान सहना पड़ा था समाज में, और उनके अंदर में एक खुन्नस आ गई थी, एक बदले की भावना आ गई थी, और उन्होंने इसका बदला उसी तरह से लेने की सोची थी। और बच्चे जब बड़े होते गए उस परिवार के, तो उन्होंने बच्चे के कान में बिल्कुल ये रोज़ बता देते थे, और उन्हें इस तरह से तैयार कर दिया मानसिक तौर पे कि इस हिंदू परिवार की बच्ची को उठा के ले जाना है और तभी हमारा बदला पूरा होगा। तो रशीद उस परिवार का युवक था, वह अच्छा था, लेकिन परिवार के दबाव में उसने पुरो का अपहरण कर लिया, और वर्षों पुरानी दुश्मनी थी जिसका प्रतिरोध करने के लिए रशीद ने यह कदम उठाया था। पुरो को रशीद के घर ले जाया जाता है, जहां उसे जबरन रशीद के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इस घटना के बाद पुरो की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। 2-3 दिन 4 दिन रखने के बाद जब वह राजी नहीं होती है तो जबरदस्ती उसके साथ निकाह पढ़वाया जाता है उसका, और उसके हाथों में उसका नया नाम, जो मुस्लिम नाम था, वह लिख दिया जाता है। उसका बिल्कुल हिंदू परिचय खत्म कर दिया जाता है, और वह तो बहुत आक्रोशित थी क्योंकि उसकी शादी अपने ही धर्म के एक लड़के के साथ होनी थी। उसके साथ उसने कई सपने भी देख लिए थे। कभी-कभी आते-जाते रास्ते में वह दिख जाता था तो बहुत खुश होती थी, बोलती नहीं थी कुछ, लेकिन बहुत खुश होती थी। उसके मर्यादा में थी कि पति जिससे सगाई हो गई है, शादी नहीं हुई है, तो उससे बातचीत नहीं करनी है, और देख के ही खुश हो जाती थी। उसकी सखियाँ उसके साथ ठिठोली करती थी। एक अच्छा-सा स्वप्न देखती थी, सुंदर-सा स्वप्न था उसके मन में, उसकी आँखों में। लेकिन जब ऐसा हुआ तो वह तो बिल्कुल अंदर से टूट गई, और टूटना, विरोध तो नहीं कर सकती थी क्योंकि वह लोग बहुत ताकतवर थे और उसे घर में बंद करके रखते थे, लेकिन आक्रोश उसके अंदर बहुत था, जो उसके कई तरह से उसके अंदर से निकलते थे। उसने कई दिनों तक खाना छोड़ दिया। खाना, फिर बाद में निकाह हुआ, फिर बाद में समझाने लगा, और रशीद बुरा युवक नहीं था, लेकिन जब मन में बैठा हो कि ये विधर्मी हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं और उनके साथ नहीं रहना है, और ज़बरदस्ती मन की इच्छा के बिना, परिवार के मन की इच्छा के बिना, लड़की के मन के बिना, इच्छा के बिना और ले जाए और ज़बरदस्त निकाह कर ले, तो वह लड़की के का जो मन होता है वह टूट गया। तो वह क्या करती है कि रशीद के साथ रहने के लिए उसे मजबूर किया जाता है। इस घटना के बाद पुरु की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वह अपने परिवार से मदद की उम्मीद करती है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। यहाँ एक और विडंबना थी कि अभी के समय में मान लीजिए हमारे किसी बच्चे का अपहरण हो जाता है, तो हम लोग उसे पूरा प्रयास करते हैं ढूँढने का,
और ढूँढ कर निकालते हैं, फिर उसे अपने घर में रखते हैं, बिल्कुल पहले की तरह जैसे अपहरण के पहले उसको रखते थे। लेकिन उस समय यह भी एक बात हो जाती थी कि अब इसका अपहरण हो गया, यह दूसरे धर्म में चली गई, अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं। इसके 2 कारण थे। एक तो था कि सामाजिक अपमान था, अगर वह परिवार उसे अपने साथ रख लेते, तो समाज जो था उन्हें अलग कर देता। दूसरा था कि उसके साथ और उनकी और बहनों का विवाह नहीं होता, और दूसरा यह कारण था कि जिस परिवार से वह आई थी लौटकर, वह परिवार ज़बरदस्ती करने वाला परिवार था। हो सकता था कि वह मार देता या फिर दूसरी बेटियों को भी उठाकर ले जाता। इस डर से भी परिवार उसे अपना नहीं पाया और उसे लौटकर फिर वहीं जाना पड़ा। उसने ज़िद की थी रशीद से, रशीद जानता था कि इसकी आत्मा को बहुत चोट लगी है। जब उसने कहा कि मुझे मेरे परिवार के पास पहुँचा दो, तो उसने कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें अपनाएँगे नहीं, और जब अपनाएँगे नहीं तो तुम क्या करोगी? तुम्हें फिर वापस मेरे साथ ही आना पड़ेगा। अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। रशीद खराब नहीं था, लेकिन पुरानी दुश्मनी, पुरानी परंपरा के कारण वह भी बाध्य था और उसने गलत कदम उठाया था। उसके बाद जब वह उसे लेकर उसके पिता के घर आता है, तो वह कुछ दूर में खड़ा रहता है और वह सतर्क भी था कि अगर कोई उसे अपना लेते हैं और अगर उसे कोई मारने आता है तो वह भाग सके, और इसे दरवाजे पर नॉक करने के लिए बोलता है। यह दरवाज़ा जब खटखटाती है और दरवाजे के पास जब सभी आते हैं, माता-पिता, उसके भाई-बहन, और तो कोई उसे अंदर नहीं आने देता है और उसे समझाता है कि तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ, तुम्हारा हमारा अब कोई नाता नहीं है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, अगर हमने तुम्हें अपना लिया तो हमारी और बेटियों की शादी नहीं होगी और हो सकता है कि यह लड़ाई फिर चलती रहे और फिर मेरी दूसरी बेटियों को भी हानि पहुँचे इससे, इसलिए हम समझेंगे कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। यह बहुत तकलीफ़देह बात है किसी लड़की के लिए कि उसे जन्म देने वाले माता-पिता उसे अपना ना सकें और मजबूरन उसे उसी घर में लौटना पड़े जहाँ वह जाना नहीं चाहती थी, जहाँ वह रहना नहीं चाहती थी। तो वह इनकार कर देते हैं कि वह उसके लिए अब मर चुकी है। पूरो का संघर्ष, पूरो को समाज और धर्म के कठोर बंधनों के कारण अपना परिवार और पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। वह हमीदा नाम के एक नई पहचान के साथ रशीद के साथ रहने लगती है। उसका नाम गोदना का प्रचलन था उस समय, जिसको अभी टैटू कह सकते हैं। टैटू एक अलग स्वरूप है, लेकिन गोदना कुछ महिलाएं जानती थी, सीखी हुई थी। यह एक अलग आर्ट था। उसके हाथ पर हामिदा लिख दिया था निकाह के बाद, यही उसका नया नाम था, यही उसकी पहचान थी। और रशीद के साथ रहने लगती है वह। मन तो उसका टूटा हुआ था, वह किसी चीज़ में भी कोऑपरेट नहीं करती है हमीद को रशीद को। और हालांकि रशीद पूरो से सच्चा प्रेम करता था और उसे अपनी गलती पर पछतावा भी था, जबकि पूरो को उसके लिए नई जीवन रशीद के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष करना पड़ता था। वह साथ रहना नहीं चाहती थी, रहना पड़ रहा था। खाना नहीं चाहती थी उस घर का भोजन, लेकिन उसे भोजन करना पड़ रहा था। बहुत दिन तक उसने उपवास करके भी देखा था, लेकिन आखिर कब तक लड़ती? भूख से कब तक लड़ती? विरोध कब तक करती? जिसके घर में रहना था वह जब उठाकर ले आया था तो उसके साथ वह कुछ भी कर सकता था, जान भी मार सकता था उसकी। लेकिन रशीद चूँकि ऐसा नहीं था, इसलिए एक भरोसा था। धीरे-धीरे उसकी उदारता ने पूरो का मन जीत लिया था और पूरो का नाम बदलकर हमीदा कर दिया गया और उसे मुस्लिम समाज में ढालने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन पूरो का मन हमेशा अपने पुराने परिवार रामचंद और अपने अधूरे सपनों में खोया रहता था। वह शांत बैठी रहती थी, एकांत में या काम करती रहती थी और हमेशा अपने परिवार को याद करती रहती थी। और जिससे उसकी सगाई हुई थी, उस युवक को भी वह याद करती थी, क्योंकि उसने 1-2 बार उसे देखा भी था। विभाजन की त्रासदी क्या थी? 47 का भारत-पाक विभाजन इस कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विभाजन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे होते थे। इस दौरान कई परिवार उजड़ जाते थे और महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार होते थे।
पुरो इस त्रासदी के बीच में अपने आप को एक अलग भूमिका में पाती थी। वह उन महिलाओं की मदद करने का प्रयास करती थी जो दंगों के दौरान अपहरित या पीड़ित हुई थी। उसके अंदर एक ऐसा आक्रोश था, बदले की ऐसी भावना आई थी कि वह उस परिवार को हानि नहीं पहुंचाती थी, लेकिन रशीद को अपने गुडविल में लेकर, जिसको कह सकते हैं कि रशीद का विश्वास जीत कर उसने यह निर्णय लिया और उसे बताया भी कि हमारे सामने अब अगर इस तरह का कोई अपराध होगा तो मैं माफ़ नहीं करूँगी और मैं भरसक उस पीड़िता को अपनाने का, उसके वापस उसके परिवार तक पहुंचाने का भी प्रयास करूँगी जो दंगों के दौरान अपहरित या जबरदस्ती का शिकार हो जाती है। इस प्रक्रिया में पुरो एक ऐसी महिला के रूप में उभरती है जो अपने व्यक्तिगत दर्द को भूलकर दूसरों की मदद के लिए खड़ी होती है। रामचंद्र और पुरो का पुनर्मिलन। विभाजन के बाद पुरो की मुलाकात रामचंद्र से होती है। वह क्षण था भावनाओं से भरा हुआ। रामचंद्र अभी भी पुरो से प्यार करता है और चाहता है कि वह उसके साथ रहे, वापस लौट आए। और यह क्या हुआ था कि पुरो जो रशीद था उसके ही परिवार की किसी महिला सदस्य, शायद रशीद की माँ थी, उनके आँखों में प्रॉब्लम था। वह कहीं ऐसे जगह दिखाने गई थी जहाँ पर दोनों विभाजन के दोनों तरफ के लोग वहाँ आकर दिखाते थे। वहाँ रामचंद्र से उसकी मुलाकात होती है। रामचंद्र को वह देखती है और बहुत रोती है। रामचंद्र भी उसे पहचान लेता है और वह अभी भी चाहता है कि यह लौट आए मेरे पास और हमारे साथ रहे, लेकिन मजबूरी थी, अब वह आ नहीं सकती थी। लेकिन पुरो इस समय वह अपनी नई पहचान हमीदा को स्वीकार कर चुकी होती है और रशीद को अपनाने लगी थी। धीरे धीरे वह महसूस करती है कि अब वह पुरानी दुनिया का हिस्सा नहीं रही और रामचंद्र के साथ लौटना ना तो संभव है और ना तो सही। समाप्ति की ओर आते हैं। पिंजर का संदेश क्या है? पुरो अपने जीवन के इसी बीच में उसकी एक शायद भाभी या कोई ऐसी लड़की थी जो रामचंद्र की बहन थी शायद, और उसका भी अपहरण हो जाता है। जब अपहरण हो जाता है तो वह किसी तरह से रशीद की मदद से उस लड़की को वापस परिवार से मिलवाने के लिए ले जाती है और बॉर्डर पर उसे ले जाकर छोड़ती है। और छोड़ते समय सभी इसे बोलते हैं, इसका भाई भी बाद में बोलता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, अब हमें कोई नहीं रोक सकता है, अब हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, भाई बहन सब रहेंगे और हम समाज से लड़ लेंगे, तुम चाहो तो चल सकती हो मेरे साथ। लेकिन इधर रशीद खड़ा था उसके सामने और उधर मायके के लोग थे और फिर पूरे एक बार धर्म संकट में पड़ जाती है। पहले तो उसने साथ रहने में जो संघर्ष किया था, विरोध करने के लिए, विरोध दर्शाने के लिए, अब वह रशीद को छोड़ना नहीं चाहती थी और इस तरह से उसने जो अपहृत युवती थी उसे वापस बॉर्डर तक छोड़ दिया और यह हिदायत दी कि ऐसी लड़कियों को तुम लोग छोड़ो नहीं, अपनाओ और उनसे विवाह करो ताकि उन्हें सम्मान मिल पाए। जैसे हमें नहीं अपनाया ऐसी कोई भी पुरो हमीदा नहीं बने और अपने घर में सुखी रहे, अपने धर्म में सुखी रहे। उसके बाद पुरो अपने जीवन के संघर्षों और अपने नई पहचान को स्वीकार करते हुए रशीद के साथ रहने का निर्णय करती है। कहानी का अंत इस भावना के साथ होता है कि पुरो ने अपने दर्द और पीड़ा को अपनी शक्ति बना लिया और शक्ति बनाने के बाद एक बार उसका गर्भ ठहरा तो उसने उसे उसका पात करवा दिया था, लेकिन बाद में उसने एक बच्चे को गोद लिया और जिसके कारण भी बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी क्योंकि वह एक हिंदू का बच्चा था और ये रखना चाहती थी। बाद में पंचायत हुई, फिर उस बच्चे को लौटाना पड़ा, लेकिन बहुत निर्णय के बाद जब उस पर बच्चा फिर शायद उसके पास ही आ गया और उसके साथ वह जीने लगी। इस तरह से तकलीफ में भी, बेड़ियों में भी कैदी खुश रहना सीख लेते हैं। यह तो मानव की प्रवृत्ति होती है कि अपने आप को हर सांचे में ढाल लेता है, सुख में, दुख में, परेशानी में, अपने घर में, बात दूसरे घर में। और ख़ास करके स्त्रियों में तो ऐसी भावना ही है कि वह कुछ दिन तक विरोध करती है लेकिन उसके बाद फिर उसी सांचे में ढल जाती है। इसका कभी कभी उसे बहुत बड़ा खामियाजा भी उठाना पड़ता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यह विडंबना है। मुख्य विषय और
प्रतीकात्मकता क्या है? पिंजर, कहानी का शीर्षक पिंजर खुद पुरो की स्थिति को दर्शाता है। पुरो एक ऐसा शरीर बन जाती है जिसमें आत्मा नहीं है, वह उस स्त्री का प्रतीक है जिसे समाज ने नकार दिया, खुद उसके माता पिता ने नकार दिया था। और वो दर्द और जो अपने दर्द और पीड़ा में जीने को मजबूर थी, वह शरीर तो था उसका, लेकिन बिल्कुल स्थिर पिंजर की तरह वह घूमती थी, उसके अंदर आत्मा नहीं थी। वह बिल्कुल लाश की तरह घूमती थी, जैसे अपनी लाश अपने ही कंधों पर उठाने वाली बात हो। और बस शरीर था तो इधर उधर घूमता था, काम करता था, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं थी, खुश नहीं रहती थी। स्त्री की स्थिति क्या थी? अमृता प्रीतम ने इस उपन्यास के माध्यम से समाज में स्त्री की स्थिति पर प्रकाश डाला है। पुरो के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे एक स्त्री को परिवार, समाज और धर्म के कठोर नियमों का सामना करना पड़ता है। विभाजन की त्रासदी क्या थी? यह कहानी विभाजन की त्रासदी और उसके मानव जीवन पर पड़े प्रभाव को गहराई से दर्शाती है। कहानी में हिंदू मुस्लिम संबंधों, दंगों और उसके परिणाम स्वरूप उजड़ी जिंदगियों का मार्मिक वर्णन है। यहाँ की संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा, पाकिस्तान से भगा दिया हिंदुओं को, यहाँ आना पड़ा। दोनों ही धर्मों के लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी और ख़ास करके इसमें स्त्रियों की दशा बहुत ख़राब हुई। और जहाँ जिसका मन हुआ उठाकर ले गए, ज़बरदस्ती उसे रख लिया, बांध दिया। और उसमें समाज की ऐसी बेड़ी थी, सभी जानते थे कि एक बार इसे घर से निकाल कर ले जाएंगे तो इसके घर वाले खुद ही इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब यह रहने के लिए मजबूर हो जाएगी हमारे साथ। प्रेम और बलिदान क्या था? रशीद का प्रेम और पुरो का बलिदान इस कहानी का महत्वपूर्ण पहलू है। रशीद का प्रेम सच्चा है, लेकिन वह पुरो की स्वतंत्रता का हरण करके उसे पाने की कोशिश करता है। पुरो का बलिदान और उसकी नई पहचान समाज के अन्याय का प्रतीक बनती है। पिंजर का महत्व और संदेश। पिंजर केवल पुरो की कहानी नहीं है, बल्कि वह उन हजारों महिलाओं की कहानी है जिन्हें विभाजन के समय अपहरण, बलात्कार और अमानवीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। क्योंकि ले तो जाते थे स्त्री को अपने घर, लेकिन उन्हें बहुत ही परेशान करते थे। सारे घर की जिम्मेदारी, सारे घर का काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, सौदा सुलभ लाना, खेतों में काम करना, बिल्कुल बैल की तरह उन्हें जोत दिया जाता था और मुंह नहीं खोल सकती थी। मुंह खोलने से उनकी पिटाई भी होती थी। यह प्रताड़ना जो थी, इससे अमृता प्रीतम का जो मन था वह विचलित हो जाता था। इसलिए उन्होंने इस तरह की रचना में स्त्रियों के परेशानियों को दर्शाया था कि इससे इंसान कुछ सबक ले और यह काम गलत है तो इसका विरोध करे। और यह उपन्यास समाज, धर्म और परंपराओं पर गहरे सवाल उठाता है। अमृता प्रीतम ने इस उपन्यास के माध्यम से न केवल स्त्री की अस्मिता और स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे प्रेम, संघर्ष और बलिदान से एक नया समाज बन सकता है। पिंजर केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विभाजन के समय का जीवंत दस्तावेज है, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। कहानी बोलते बोलते बहुत तकलीफ हुई है मुझे। और यह ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में चली गई या दूसरे धर्म में चली गई, यही कारण था। जबरदस्ती गई थी, उसे तो मन नहीं था जाने का, उसका क्या दोष था? उसे उठा कर ले गया था। लेकिन जब वह दोबारा उसे वापस आने का मौका भी मिला तो उसके माता पिता की क्या जिम्मेदारी बनती थी? उन्होंने अपनी जान बचाई, अपनी जान बचाई, अपने पूरे परिवार की जान बचाई, तो एक लड़की को सूली पे चढ़ा दिया। जहाँ मन नहीं था पुरो को वहाँ जाना पड़ा। दुख इस बात का है कि उसके परिवार वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया उसे। इस तरह की हजारों कहानियां हैं। ऐसा नहीं है कि और स्त्रियों ने संघर्ष नहीं किया होगा, यह तो बिल्कुल एक प्रतीक मात्र है पुरो। बहुत सारी स्त्रियों ने ऐसा प्रयास किया होगा और हर स्त्री को मुंह की खानी पड़ी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आशा है यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें सभी इसे। चैनल में अगर नए आए हैं और मेरी कहानी सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाए, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें, कमेंट भी करें।
आप इतना काम करेंगे, आपका 1 पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं कहानियाँ सुनाऊँगी और मुझे सपोर्ट मिलेगा इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।